नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और देखो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, शिमला का संत किसे कहा जाता है। दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। तो देखो दोस्तों, शिमला का संत जो है ये ए ओ हुम को कहा जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये तो हो गया क्वेश्चन का आंसर, लेकिन हमें केवल आंसर से सेटिस्फाई नहीं होना है, इस क्वेश्चन का हम पूरा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ए ओ हुम इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन हुम। इनका जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था और भारतीय सिविल सेवा में इनका चयन हुआ। इसके बाद ये 1849 ईस्वी में भारत आ गए थे। ठीक है, इन्होंने अपनी सेवा जो है ये शिमला में दी थी। ठीक है, और सिविल सेवा में होने के साथ ही ये प्रमुख समाज सुधारक भी थे। और दोस्तों 1857 की जो क्रांति हुई थी, इस क्रांति में इन्होंने इटावा क्षेत्र का नेतृत्व किया था। ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति में जो ए हुम है इन्होंने कहां से नेतृत्व किया था, तो इटावा क्षेत्र से नेतृत्व किया था। और इसके बाद सेवानिवृत्त हुए और उसके बाद में तत्कालीन गवर्नर थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तो इनके कार्यकाल में इन्होंने दिनांक 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी, तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में की थी। स्थापना किसने की थी, तो ए हुम ने की थी। इनका उपनाम क्या है, तो इनको शिमला का संत या फिर शिमला का सन्यासी या फिर हार्मिट ऑफ शिमला और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता इनको कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मैं आपको बता चुका हूं 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कहां पर हुई थी, स्थान गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। संस्थापक कौन थे, तो ए ओ हुम इसके संस्थापक थे। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो बेमुस चंद्र बनर्जी बनाए गए थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी बनाए गए थे। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। ये जो मैंने आपको फैक्ट बताए हैं, इन फैक्टों से 1 नंबर आपको जरूर मिलेगा, इसलिए सारे के सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। यदि आप चाहें तो इन फैक्टों को नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कास्ट चैलेंज इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखो दोस्तों, कास्ट चैलेंज इन इंडिया नामक जो बुक है, इस बुक के राइटर का नाम है जगजीवन राम। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जगजीवन राम, आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए आपके माइंड में कि ये भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री कौन है, तो जगजीवन राम है। ठीक है, और इनका एक निकनेम है, बाबूजी के निकनेम से किसको जाना जाता था, तो बाबूजी कहा जाता था जगजीवन राम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूनेस्को की विश्व धरोहर में हड़प्पा शहर के धौलावीरा को शामिल किया गया। वर्तमान में ये धौलावीरा शहर किस राज्य में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र में, ठीक है, हड़प्पा के शहर धौलावीरा को शामिल किया गया। ठीक है, और कहां पर शामिल किया गया है, तो विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में इसको शामिल किया गया है। धौलावीरा जो है ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय क्रिकेटर को कैप्टन कूल के उपनाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कैप्टन कूल किसको कहा जाता है, महेंद्र सिंह धोनी को कहा जाता है। ठीक है, और महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन कूल के अलावा इनका दूसरा उपनाम क्या है, तो इनको इनके फ्रेंड में प्यार से माही बुलाते हैं। ठीक है, और महेंद्र सिंह धोनी कहां से बिलोंग करते हैं, तो झारखंड के रांची से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, जंबो किस भारतीय क्रिकेटर को कहा जाता है। दोस्तों जंबो किसको कहा जाता है, अनिल कुंबले को। अनिल कुंबले को जंबो के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है।
कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। तो हम देख लेते हैं एक एक करके। नंबर ए पे लिखा है रविशंकर, इसके सामने लिखा है सितार वादक, बिल्कुल सही लिखा है। रविशंकर जो है ये सितार वादक थे। आर के नारायण लिखा है तबला वादक, ये भी बिल्कुल सही लिखा है। आर के नारायण तबला वादक थे। कैफी आजिम इनके सामने लिखा है कवि, ये भी बिल्कुल सही लिखा है। कैफी आजिम जो हैं ये कवि थे। नंबर डी पे लिखा है एम एफ हुसैन और सामने लिखा है तबला वादक, ये जो कथन है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि एम एफ हुसैन जो है ये कौन थे, ये प्रसिद्ध चित्रकार यानी कि ये पेंटर थे। कौन थे, ये पेंटर थे। तो 4 प्रमुख हस्तियां लिखी हुई हैं और ये कौन थे ये आपको याद रखना है। तो चारों जो व्यक्ति हैं कौन क्या थे ये आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरोजिनी नायडू ने किससे हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उल्लेखित किया है। तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सरोजिनी नायडू ने, किसने, सरोजिनी नायडू ने 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना की जीवनी प्रकाशित की थी, जिसमें इन्होंने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उल्लेखित किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों साइक्लोट्रॉन एक ऐसा संयंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है। दोस्तों साइक्लोट्रॉन जो है एक संयंत्र है और इससे क्या उत्पन्न किया जाता है, तो इससे कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों यात्रियों की क्षमता अनुसार विश्व में कौन सा सबसे बड़ा वायुयान है। दोस्तों यात्रियों की क्षमता अनुसार विश्व में सबसे बड़ा वायुयान कौन सा है, तो एयरबस A380। कौन सा है, एयरबस A380 सबसे बड़ा वायुयान है यात्रियों की क्षमता के अनुसार पूरे संसार में। ये क्वेश्चन RRB NTPC के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, किसने कहा था। तो बताइए दोस्तों धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है यही कह डाला किसने, कार्ल मार्क्स ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं गुप्त काल के किस शासक को कबीराज कहा गया है। तो देखो दोस्तों जो समुद्रगुप्त थे, ठीक है, ये गुप्त काल के शासक थे और इनको क्या कहा गया है, तो इनको कबीराज कहा गया है, ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है, तो जो समुद्रगुप्त हैं एक इनका फेमस निकनेम है, ये पूछा जाता है, तो इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, और इनको कबीराज की उपाधि भी दी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखो दोस्तों जो फिरोजाबाद है ये कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद। और देखो दोस्तों तालों के लिए कौन सा शहर फेमस है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों तालों के लिए प्रसिद्ध है अलीगढ़, क्योंकि आप लोगों ने गाना भी सुना होगा इनके हाथों में लग जाए ताला अलीगढ़ वाला जो मैया जी की, ठीक है। तो तालों के लिए प्रसिद्ध है अलीगढ़ और कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद। ये 2 बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे। दोस्तों आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे रास बिहारी बोस, ठीक है। और दोस्तों रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी, 1942 में। और आजाद हिंद फौज इसका आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या है, एकता विश्वास व त्याग। क्वेश्चन पूछा गया था आजाद हिंद फौज का मोटो क्या था, तो एकता विश्वास और त्याग जो है ये आजाद हिंद फौज का मोटो यानी कि आदर्श वाक्य था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मकान बने होते थे, कैसे बने होते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोगों के मकान हैं ये पक्की ईंटों के बने होते थे, ठीक है। और दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये एक सुव्यवस्थित एवं नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। कैसी थी, नगरीय थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का जो विशाल स्नानागार है ये कहाँ पर पाया गया। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो विशाल स्नानागार है ये पाया गया था मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर, मोहनजोदड़ो में पाया गया था। और आपको क्या याद रखना है दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है ये की थी राखलदास बनर्जी ने। और मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी, 1922 ईस्वी में की गई थी। और दोस्तों वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ठीक है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है मोहनजोदड़ो और सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और एक और क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मृतकों का टीला किसको कहा जाता है, तो आप कहेंगे मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा है। दोस्तों भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर है हड़प्पा, ठीक है।
है। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने, ठीक है। और हड़प्पा शहर कब खोजा गया था? तो 1921 में खोजा गया था। और इसके बाद में खोजा गया था क्या? मोहनजोदाड़ो। और मोहनजोदाड़ो कब खोजा गया था? तो ये 1922 ईस्वी में खोजा गया था, ठीक है। तो हड़प्पा भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है? तो देखो दोस्तों, भूमि बंधित नदी का मतलब क्या होता है कि भूमि के अंदर से बहती है ये नदी, ठीक है। तो कौन सी नदी है भूमि बंधित नदी? लूनी नदी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, लूनी नदी की बात हुई है तो लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो राजस्थान के अजमेर में स्थित है नाग की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो राजस्थान के अजमेर में स्थित नाग की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और ये कहाँ पर जाके गिर जाती है? तो ये कच्छ के रण में जाके गिर जाती है, ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखना, जो लूनी नदी है इसको लवण नदी भी कहा जाता है, ठीक है। तो यदि लूनी नदी ऑप्शन में नहीं है तो आपको लवण नदी ऑप्शन में मिल जाएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नदी को लवण नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 8 डिग्री चैनल निम्न में से किसके मध्य जलीय सीमा का निर्धारण करता है? दोस्तों, 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में जलीय सीमा का निर्धारण करता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली है 8 डिग्री की। यदि हम बात करें दोस्तों 9 डिग्री की, तो जो 9 डिग्री चैनल है ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य में है, ठीक है। और जो 10 डिग्री चैनल है, ठीक है, जो 10 डिग्री चैनल है ये अंडमान और निकोबार के मध्य में है। और दोस्तों सुमात्रा और निकोबार के मध्य में क्या है? तो ग्रेट या फिर महान चैनल, ठीक है। तो सुमात्रा और निकोबार के मध्य में जो सीमा का निर्धारण करता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ग्रेट चैनल या फिर महान चैनल, ठीक है। तो ये 4 फैक्ट हैं और ये चारों फैक्ट पूछे जाते हैं, तो इनको आप यदि चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है? तो देखो दोस्तों, अभी तक एकमात्र यानी कि पहले भी यही हैं और अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया हो, ठीक है। कौन है? नीलम संजीव रेड्डी हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नीलम संजीव रेड्डी, इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव 2 बार लड़ा है, ठीक है। पहली बार ये चुनाव हार गए थे, ठीक है। और जब इन्होंने दोबारा चुनाव लड़ा तो ये जो हैं ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। और नीलम संजीव रेड्डी जो हैं ये भारत के कौन से क्रम के राष्ट्रपति बने थे? तो भारत के 6वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने किस एक मामले में अपने पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वो राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। तो वो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह, ठीक है। और ज्ञानी जेल सिंह ने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में अपने पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, ठीक है। कब किया था? 1986 में। किस राष्ट्रपति ने किया था? तो ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। अच्छा, आपको यहां से एक अनुच्छेद याद रखना है, अनुच्छेद 111। और अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास में पॉकेट वीटो शक्ति होती है। इसके तहत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये अनुच्छेद आपको याद रखना है। और किस राष्ट्रपति ने और किस विधेयक के संबंध में और कब अपने पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश के हैं? हम सभी लोग जानते हैं कि हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग हैं, ठीक है। और नॉर्मन बोरलॉग की यदि हम बात करें तो ये कहाँ के हैं? ये अमेरिका के हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने करी है हरित क्रांति के जनक की बात। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो आप कहेंगे एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। एम.एस. स्वामीनाथन जो हैं ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1966 से भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कवक विज्ञान क्या है? तो देखो दोस्तों, कवक विज्ञान जो है ये कुकुरमुत्ता का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। कुकुरमुत्ता का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक विज्ञान कहलाता है। और बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाणु विज्ञान कहलाता है। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? तो विषाणु विज्ञान कहलाता है। परजीवियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो परजीवी विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? दोस्तों, सिक्के जारी कौन करता है? तो सिक्के जारी करता है अपना वित्त मंत्रालय, ठीक है। जो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री होती है
वो सिक्के जारी करता है, ठीक है। बाकी सभी नोट कौन जारी करते हैं, तो जितने भी नोट होते हैं ये भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है। दोस्तों रानीखेत बीमारी ये संबंधित है मुर्गियों से। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, रानीखेत बीमारी मुर्गियों से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश के 2 राष्ट्रपति होते हैं। ऐसा कौन सा देश है जिस देश में 2 राष्ट्रपति होते हैं। दोस्तों सान मारिनो जो देश है, इस देश में 2 राष्ट्रपति होते हैं। कितने? 2 राष्ट्रपति होते हैं। अब दोस्तों सान मारिनो देश की यहाँ पर बात हुई है, तो सान मारिनो देश जो है ये किस महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। इसकी यदि हम राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी सान मारिनो ही है। और यहाँ की यदि हम करेंसी की बात करें तो यहाँ की करेंसी क्या है, यूरो जो है ये सान मारिनो देश की करेंसी है। दोस्तों यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया है और बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया है। आपने 25 में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया ये आप हमें कमेंट करके बताएं। इस प्रकार से आप अपने जीके का आकलन कर सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं, आपसे कितना जीके आता है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन सीरीज कैसी लगी और मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, जो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूं, जो एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करता हूं, वो आपको कैसे लगे। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। संविधान की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। और जो संविधान की संचालन समिति के अध्यक्ष थे इन 4 में से, उनके बारे में 3-4 फैक्ट आपको जरूर लिखना है, ठीक है। 3-4 फैक्ट जो स्टूडेंट लिखता है वो मेरी नज़र में आ जाता है, क्योंकि मैं कंटिन्यू कमेंट रीड करता हूं, ठीक है। तो वो स्टूडेंट नाम से ही मैं उसको पहचानने लगता हूं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं, हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट और अच्छे वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।